गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। केमिकल रिएक्शंस का डेफिनेशन क्या था, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है इसके बारे में कैसे पता किए थे, और उसके लिए हम लोग टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में हम लोग केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग केमिकल इक्वेशंस को डिफाइन करेंगे। तो केमिकल इक्वेशंस का डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन केमिकल इक्वेशन का, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेज इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशंस। यानी कि यहाँ पे जो है हम लोग केमिकल रिएक्शन जो पढ़े हैं उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग को इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना है, और इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हमें उस सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे जो है केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक टर्म देख रहे हैं इक्वेशंस। इक्वेशंस ये टर्म जो है मैथ से मिलता जुलता हुआ लग रहा है। तो ये इक्वेशन जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन होता है, तो मैथमेटिकल इक्वेशन में जैसे कुछ वेरिएबल्स होंगे x प्लस वाई, बीच में इक्वल साइन, और इक्वल साइन के राइट साइड में कुछ कांस्टेंट टर्म रहेंगे जैसे कि 5। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन होगा। सिमिलरली केमिकल इक्वेशंस में क्या होगा कि सब्सटेंस होंगे और उसमें जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेंगे वो इन्वॉल्व होगा। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है कि मैथ में बीच में इक्वल साइन देते हैं, लेकिन केमिकल इक्वेशन में बीच में एरो का साइन होगा। एरो के राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो एरो के लेफ्ट साइड में हमें वैसे सब्सटेंस को लिखना है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और एरो के राइट साइड में उसको लिखना है जो उस रिएक्शन के बाद बनेगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल के लिए हम लोग फिर से फर्स्ट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल लेंगे, जिसमें हम लोगों ने कोनिकल फ्लास्क में सल्फ्यूरिक एसिड लिए थे, और इसमें जिंक ग्रैन्युअल्स लिया गया था। तो यहाँ पे जो है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होके यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। और वहां पे बताए थे कि हाइड्रोजन गैस का डिटेक्शन कैसे करेंगे, तो बाय द हेल्प ऑफ बर्निंग कैंडल। अगर बर्निंग कैंडल जो है लेके गए थे इस कोनिकल फ्लास्क के माउथ के पास, तो पॉप साउंड के साथ बर्न किया था। तो पॉप साउंड के साथ बर्न करने के कारण हम लोग ये पता किए थे कि ये निकलने वाला गैस हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे जो है इस इक्वेशन को हम लोग वर्ड इक्वेशन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट किया है उसको वर्ड के फॉर्म में लिखे हैं। अब यहाँ पे जो है हमें इसी वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में चेंज करना है, और इसको चेंज करने के लिए हमें सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिंक का सिंबल पता होना चाहिए, जिंक सल्फेट का और हाइड्रोजन का। तो हम लोगों ने क्लास 9th में ही ये सब का फॉर्मूला लिखना सीख चुके हैं। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसका फॉर्मूला लिख देंगे H2SO4 प्लस जिंक का सिंबल Zn प्लस
यहाँ पे बीच में एरो का साइन आएगा और इधर जो फॉर्म किया है जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट का फॉर्मूला ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ तो उसका H2। तो यहाँ पे जो है ये H2SO4 और जिंक आपस में रिएक्ट किया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन फॉर्म किया। इसी इक्वेशन को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहेंगे, यानी कि केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में एक्सप्रेस कर दिए और इसी एक्सप्रेशन को केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अब यहाँ पे जो है केमिकल इक्वेशन में बीच में एरो रहा, एरो के लेफ्ट साइड में जो रहा इसे हम लोग रिएक्टेंट कहेंगे। रिएक्टेंट का डेफिनेशन हमने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। ये सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ये दोनों रिएक्टेंट होगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन ये हमारा प्रोडक्ट होगा। तो याद रखेंगे कि एरो के लेफ्ट साइड रिएक्टेंट को रखना है, एरो के राइट साइड में प्रोडक्ट को रखना है। और अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा है, मोर देन वन है, तो उसे प्लस साइन के साथ सेपरेट करेंगे। अगर प्रोडक्ट एक से ज्यादा फॉर्म किया यानी मोर देन वन फॉर्म हुआ तो इसको भी प्लस साइन से सेपरेट करेंगे। तो केमिकल इक्वेशन लिखने का सिंपल मेथड है, बीच में एरो डालना है, एरो के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट, एरो के राइट साइड में प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का डेफिनेशन बताए थे, जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है सब्सटेंस, उस सब्सटेंस को हम लोग रिएक्टेंट कहेंगे और रिएक्शन के बाद जो बनेगा उसे हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे। तो ये यहाँ पे केमिकल इक्वेशन के बारे में हो गया। तो केमिकल इक्वेशन को फाइनली हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन इज ए शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि ये एक शॉर्ट मेथड है केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करने का। अब हम लोग जो है केमिकल इक्वेशन के टाइप को डिस्कस करेंगे। तो केमिकल इक्वेशन का दो टाइप होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट वन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सेकेंड वन इज unbalanced chemical equation. So there are two type of chemical equation. First one is balanced and second one is unbalanced chemical equation. अब वन बाय वन इस दोनों इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है बैलेंस्ड और सेकेंड वन अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको कहेंगे? तो वैसा केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, यानी कि रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड जो भी एटम है और प्रोडक्ट साइड उस दोनों का नंबर सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम है तो उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। एंड अनदर वन इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड सेम नहीं होगा, यानी कि डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स होगा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। एग्जाम्पल के लिए Zn प्लस H2SO4, अभी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था उसी को यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड ये दोनों रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट के साइड नंबर ऑफ जिंक एटम कितना है? तो ये नंबर ऑफ एटम पता करने के लिए ये जैसे यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है और नंबर ऑफ एटम हमें काउंट करना है। तो इसके लिए हमें सिंबल के राइट हैंड साइड में बॉटम के तरफ जो भी नंबर लिखा हुआ होगा वही उसका नंबर ऑफ एटम होगा। तो यहाँ पे जो है जिंक के राइट साइड में बॉटम में कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो यहाँ पे वन हिडन रहेगा, छुपा रहेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जिंक एटम
एटम कितना होगा, तो कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 हो जाएगा। अब हमें इस सल्फ्यूरिक एसिड में देखना है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में पहले तो नंबर ये एटम को आइडेंटिफाई करेंगे, कौन कौन सा एटम के मिलने से ये सल्फ्यूरिक एसिड बना है। तो ये जो बना है हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के मिलने से। पता होगा H का मतलब हाइड्रोजन, S का मतलब सल्फर, O का मतलब ऑक्सीजन। तो अब इस फॉर्मूला में हमें हाइड्रोजन का एटम देखना है, नंबर ऑफ एटम कितना है। तो इसके लिए हाइड्रोजन के राइट साइड बॉटम के तरफ देखना है। तो हाइड्रोजन के नीचे कितना लिखा हुआ है, 2। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहां पे 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 हो जाएगा। अब सल्फर को देखेंगे तो सल्फर के नीचे तो यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ है फिर से, तो यानी कि यहां पे जो है सल्फर का नंबर ऑफ एटम 1 हो जाएगा। कुछ नहीं लिखा है तो 1 यहां पे छिपा रहेगा। तो नंबर ऑफ सल्फर एटम इक्वल टू 1। अब यहां पे ऑक्सीजन को देखना है, तो ऑक्सीजन के फिर से वही तरीका, राइट साइड बॉटम के तरफ देखना है। ऑक्सीजन के नीचे कितना है, 4। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 4। तो ये रिएक्टेंट के तरफ ये जो 4 एटम्स थे, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, उसका नंबर काउंट कर लिए। अब इसी तरीके से प्रोडक्ट के तरफ भी काउंट करेंगे। तो यहां पे देख सकते हैं कि ये जिंक सल्फेट है, तो यहां पे जिंक और सल्फर और ऑक्सीजन ये 3 डिफरेंट एटम है। अब तीनों का नंबर यहां पे काउंट करना है। तो जिंक के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका नंबर ऑफ एटम कितना होगा, 1 होगा। तो यहां पे जो है नंबर ऑफ जिंक एटम इक्वल टू 1। सिमिलरली सल्फर का नंबर ऑफ सल्फर एटम इक्वल टू 1। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, अब आप लोग खुद से सोचिए ऑक्सीजन का कितना होगा नंबर ऑफ एटम, तो राइट साइड बॉटम में कितना है, 4। तो यहां पे जो है इसका 4 हो जाएगा। अब इसके बाद हाइड्रोजन का, तो यहां पे जो है हाइड्रोजन का एटम, तो देख सकते हैं हाइड्रोजन के बॉटम राइट साइड बॉटम में कितना है, 2 है। तो यहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 2। अब यहां पे मैच कराइए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के तरफ कि जो जो एटम इधर था वही सारा एटम इधर भी रहेगा, बस उसका नंबर सेम होना चाहिए। तो देख सकते हैं जिंक का 1 एटम, प्रोडक्ट के तरफ भी 1 एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम, इधर प्रोडक्ट के तरफ भी 2 एटम, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के तरफ जो है ये नंबर ऑफ एटम्स सेम है। तो इसीलिए इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो ये था एग्जाम्पल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। और भी ढेर सारा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। तो बहुत जल्दी से एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस कर देते हैं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। कार्बन को अगर हम लोग बर्न करते हैं एयर के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कार्बन का सिंबल C, ऑक्सीजन का सिंबल O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। तो यहां पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 2, यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 2, यानी कि नंबर ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड सेम है। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस में तो क्लियर हो चुका है कि नंबर ऑफ एटम्स जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड डिफरेंट होगा। तो वैसे इक्वेशंस को हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2, ऑक्सीजन का O2, और ये आपस में रिएक्शन करके वाटर का फॉर्मेशन करेगा और वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। तो यहां पे हम लोग जो है
नंबर ऑफ एटम काउंट करते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, 2 है। यहां पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ये भी 2 है। बट प्रोडक्ट के साइड काउंट करते हैं, तो प्रोडक्ट के साइड यहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2, उसके बाद ऑक्सीजन का तो कुछ नहीं लिखा है राइट साइड बॉटम में, तो 1। तो यहां देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में ऑक्सीजन का एटम डिफरेंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड, तो इसीलिए इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम? तो ये जो यहाँ पे जो है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल हुआ। अब यहां पे जो है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। तो ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल था। और एक चीज याद रखेंगे कि हम लोगों ने क्लास 9th में केमिकल रिएक्शन का लॉ पढ़ा था, और जिसमें एक लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट क्या था, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में देखें तो इसमें नंबर ऑफ एटम सेम होता है, तो नंबर ऑफ एटम सेम है तो उसका मास भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड सेम होगा। लेकिन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जैसे H2 प्लस O2, तो यहाँ पे H2O लिखे, तो कभी भी केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन को अनबैलेंस फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए, उसको हमेशा बैलेंस करके लिखना चाहिए। अब बैलेंस करके क्यों लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का 2 एटम है और यहाँ ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो यहाँ पे मास का वेरिएशन होने लगेगा, यानी कि इस केमिकल रिएक्शन में ये ऑक्सीजन का जो मास है वो डिक्रीज करेगा यानी डिस्ट्रॉय होगा। तो इसीलिए अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं लिखना चाहिए, जबकि कहीं भी मास कंजर्वेशन वैलिड होता है और केमिकल रिएक्शन में भी ये वैलिड रहेगा। तो ये यहाँ पे याद रखना है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। ठीक है, अब हम लोग जो है कल के वीडियो में बोले थे इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट ये है बैलेंसिंग। अगर अनबैलेंस इक्वेशन है तो उसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होगा। तो बैलेंसिंग का जो ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन जो है ये एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड जो भी एटम का नंबर सेम नहीं है उसको सेम करेंगे। और इसके लिए हम लोग को केमिस्ट्री में क्लास 10th में सिर्फ एक ही मेथड डिस्कस करना है, वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हम लोग जो है सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से हिट एंड ट्रायल मेथड से अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो कैसे बैलेंस किया जाएगा हिट एंड ट्रायल मेथड से, तो इस मेथड में कोई सर्टेन रूल नहीं है, बस हमें अंदाज लगा के हमें एक सुटेबल नंबर ढूंढना होगा और उससे मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे नंबर ऑफ एटम को इक्वल करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग मीथेन का कंबसन देखते हैं। मीथेन का फॉर्मूला याद रखिएगा CH4। वैसे हम लोग जब चैप्टर नंबर 4 हाइड्रोकार्बन डिस्कस करेंगे तो वहां पे बताएंगे मीथेन का फॉर्मूला CH4 क्यों हुआ है, बट फिलहाल यहाँ पे मीथेन का फॉर्मूला CH4 है। और ये ऑक्सीजन एयर से रिएक्शन किया, इट मींस ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और ये फॉर्म किया। तो याद रखिएगा किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबसन हो या एयर से जो है रिएक्शन हो तो इसमें प्रोडक्ट सेम ही बनेगा और वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो मीथेन का कंबसन कराए यानी कि एयर से रिएक्शन कराए तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ ये चेक करना है क्या ये रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन का नंबर ऑफ एटम 1, प्रोडक्ट साइड भी 1।
हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड 4, इधर हाइड्रोजन तो सिर्फ और सिर्फ 2 है। जैसे ही एक भी एटम का नंबर डिफर किया दैट मीन्स कि ये इक्वेशन जो है वो अनबैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है हमको इसे बैलेंस करना है, तो बैलेंसिंग का कुछ सर्टेन रूल नहीं है कि किस एटम को पहले बैलेंस करें, लेकिन एक एक्सपीरियंस से ये ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कभी भी रिएक्शन में इंड में बैलेंस करना चाहिए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के जो बचा हुआ है एटम उसको पहले बैलेंस करेंगे। तो यहाँ रिएक्शन में 3 ही एटम है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बट इसमें जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करेंगे, पहले हम लोग कार्बन को बैलेंस करेंगे। लेकिन यहाँ पे कार्बन ऑलरेडी बैलेंस है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 4, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 2। प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 2। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं कार्बन का इधर 1 एटम है, इधर भी 1 एटम है, ये तो इक्वल ही है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों का ही नंबर डिफर है, तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन में हम बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ कोई सर्टेन रूल नहीं है कि हाइड्रोजन को ही पहले क्यों, ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे बैलेंसिंग का, तो उससे समझ में आ जाएगा कि पहले किसको इक्वल करें हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। तो यहाँ देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का 4 एटम है और हाइड्रोजन का 4 एटम है और यहाँ प्रोडक्ट के तरफ हाइड्रोजन का 2 एटम है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इक्वल करने के लिए तो यहाँ नंबर 2 है और यहाँ नंबर 4 है, तो हम इसको इक्वेट करने के लिए इसमें एक सुटेबल इंटीजर फाइंड करेंगे जिससे मल्टीप्लाई होके ये इसके बराबर हो जाए। तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 4 हो जाएगा, तो 2 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करने के बारे में सोचे, तो अब यहाँ इस प्रोडक्ट के साइड हाइड्रोजन देखेंगे है कहाँ, तो हाइड्रोजन यहाँ इस वाटर के अंदर है। तो अब इस 2 से मल्टीप्लाई कहाँ पे करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई जो है हम लोग इसके आगे में करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं करना है कि ये H2O है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 4 हुआ तो यहाँ पे 4 कर देंगे, क्योंकि आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा फॉर्मूला लिखने के टाइम में ये जो लिखा हुआ नंबर है ये वैलेंसी लिखा हुआ रहता है, वैलेंसी एक्सचेंज है। तो यहाँ पे अगर इसको चेंज कर देंगे तो ये फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है कि जो भी मल्टीप्लाई करना है वो उस फॉर्मूला के आगे में मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद जो है यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम 4 हो गया प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट के साइड भी 4 हो गया। अब फिर से एक बार चेक करेंगे क्या सारा एटम बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखते हैं कार्बन 1, यहाँ भी 1, कार्बन बैलेंस ही है, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन भी 4 हो गया। अब ऑक्सीजन काउंट करते हैं, तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट के साइड अभी भी 2 ही है, बट प्रोडक्ट के साइड, तो प्रोडक्ट के साइड यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ भी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे नंबर कितना है 1 है, लेकिन इसके आगे में 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 2 और इसके नीचे का नंबर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 into 1 2 हो जाएगा, और यहाँ ऑक्सीजन 2 था तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो यानी कि प्रोडक्ट के साइड जो है ऑक्सीजन का एटम अब हो चुका है 4, बट रिएक्टेंट के साइड ऑक्सीजन का एटम 2 है। तो समझ गए होंगे कि इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। तो इसके
लिए जो है यहाँ पे 2 से इंटू करना होगा। तो 2 से इंटू करेंगे तो रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ पे। तो ये 2 कहाँ पे लिखेंगे, इसके आगे में लिखेंगे, और इसके आगे में जो लिखते हैं इसका नाम है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये इसका नाम है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से रिएक्टेंट के साइड भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस तरीके से अब फिर से एक बार चेक कर लेंगे क्या सारा एटम इक्वल हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं सारा एटम इक्वल हो चुका है। कार्बन का यहाँ पे 1, यहाँ भी 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4, यानी हर एलिमेंट का एटम इक्वल हो चुका है। इस तरीके से ये जो इक्वेशन था बैलेंस हो चुका है। तो यानी कि हम लोग को ये अनबैलेंस्ड को बैलेंस में कन्वर्ट करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड है। हायर क्लासेस में 2 और मेथड डिस्कस किया जाता है, बट क्लास 10th में सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। तो इस तरीके से अनबैलेंस इक्वेशन बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था बैलेंसिंग। अब आप लोग जो है अपने बुक में, एस चांद के बुक में एक्सरसाइज में बहुत सारा बैलेंसिंग दिया हुआ है। तो आप जो है पेज नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 15 उसको HW के रूप में लिख लीजिएगा और उसको घर पे बनाने का कोशिश कीजिएगा, और जो नहीं बनेगा फिर उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पेज नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 15, ये आप लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से, यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस है और इस 10 क्वेश्चंस को हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना है। अब इसके बाद जो है हम लोग को बैलेंस केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे, पहले तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या इंफॉर्मेशन देगा। जैसे अभी हम लोग मीथेन के बारे में ही देखें तो यहाँ पे मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके इसको फॉर्म किया था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, और अभी इसको बैलेंस किए थे। तो यहाँ पे ये 2 था, ये 2, और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन था। तो ये इक्वेशन हमें इंफॉर्मेशन क्या देता है, तो इस इक्वेशन में देख सकते हैं सिर्फ हमें ये पता चल रहा है कि मीथेन रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है। लेकिन क्या इस इक्वेशन को देख के ये पता चलता है कि कितने टेम्परेचर पे इसको रिएक्शन कराना है, कितना प्रेशर देना है, ये मीथेन किस स्टेट में है, सॉलिड लिक्विड गैस क्या है ये। तो ये केमिकल इक्वेशन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग को नहीं दे रहा है। तो हम लोग क्लास 9th में मोल कंसेप्ट पढ़े थे। तो ये केमिकल इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ हमें ये बताता है कि ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है मीथेन का वो कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो 1 छिपा हुआ है। तो ये 1 मोल मीथेन रिएक्शन करता है 2 मोल ऑक्सीजन से और फॉर्म करता है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर। सिर्फ इतना बता रहा है ये इक्वेशन। जो इसके आगे में लिखा हुआ नंबर है वो पता चल रहा है, लेकिन हमें इसका स्टेट पता करना हो, इसका कंडीशन पता करना हो, इस रिएक्शन से हीट निकलेगा या हीट देना होगा, तो इसके लिए जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस्ड है उसको मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए जो है यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट मेथड देखना है कि इसको मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे। तो इसका स्टेट लिख के, स्टेट मतलब कि ये 4 स्टेट में मिलेगा, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस और एक चौथा स्टेट होगा एक्वस। अगर इसमें जो भी सब्सटेंस है अगर सॉलिड स्टेट में है तो उसके सिंबल के नीचे में ब्रैकेट में एस वर्ड यूज कर देंगे। इसका मतलब होगा कि वो सॉलिड स्टेट में है। अगर वो लिक्विड में है तो स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर देंगे उससे फॉर्मूला के नीचे, यानी कि लिक्विड स्टेट में है। उसके बाद अगर गैसियस स्टेट में है तो जी लिख देंगे। और फोर्थ स्टेट है एक्वस। एक्वस स्टेट का मतलब होगा कि वो जो सब्सटेंस है वो वाटर से मिक्स है, वाटर में मिक्स करके उसको डाला गया है। तो 4 स्टेट याद रखना है। यहाँ पे जो है 4 स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस। सॉलिड के लिए एस वर्ड यूज करना है, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी और एक्वस के लिए AQ। ये 4 वर्ड का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे, ये स्टेट वाला। तो एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट वाला ही, जिंक
रिएक्शन करेगा H2SO4 से ZnSO4 प्लस H2 का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जिंक जो है वो मेटल है, सॉलिड स्टेट में रहेगा, तो इक्वेशन में S लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस रहेगा, एक्वस का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में मिक्स किया हुआ है। उसके बाद जिंक सल्फेट जो है ये बनेगा, ये इसके नीचे भी AQ लिखा हुआ मिलेगा, तो इसका मतलब समझना है कि ये वाटर में मिक्स है। और हाइड्रोजन, तो ये अगर G लिखा हुआ है तो गैसियस स्टेट। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि पहले जो ये रिएक्शन लिखा हुआ था जिंक प्लस H2SO4 रिएक्टेड ZnSO4 प्लस H2, तो इस रिएक्शन को देख के हमें नहीं पता चल रहा था कि जिंक किस स्टेट में है, सल्फ्यूरिक एसिड किस स्टेट में है, जिंक सल्फेट किस स्टेट में है, हाइड्रोजन किस स्टेट में है। बट इस तरीके से लिख देने से ये इक्वेशन जो है ज्यादा इंफॉर्मेशन कन्वे करेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड था कि हम लोग इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे। अब इसके बाद सेकेंड है, ये फर्स्ट मेथड था। सेकेंड है कि रिएक्शन में हीट रिएक्शन से इवॉल्व हो रहा है या रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो हम लोग जो है हीट का चेंज इक्वेशन में कैसे इंडिकेट करेंगे, तो हीट के आधार पे हम लोग केमिकल इक्वेशन को या केमिकल रिएक्शन को दो टाइप में डिवाइड किए थे, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको कहे थे, तो वैसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होता है, रिएक्शन से हीट निकलेगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल भी बताए थे कंबसन रिएक्शन। तो जैसे हम लोग कार्बन का कंबसन कराएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे इस रिएक्शन से हीट निकलेगा। तो अगर रिएक्शन से हीट निकल रहा है तो प्रोडक्ट के साथ प्लस साइन के साथ यहाँ पे जितना भी हीट निकलेगा तो हीट का ये वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। मान लेते हैं यहाँ पे जो है x जूल हीट निकला, तो यहाँ पे जो है प्लस x लिख देंगे। अगर हीट का मेजरमेंट हम लोग कैलोरी में करते हैं तो x कैलोरी लिख देंगे। तो जो भी हीट निकलेगा उसको प्रोडक्ट के साथ प्लस साइन के साथ यहाँ पे लिख देंगे। तो ये देख सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है पहले के रिस्पेक्ट में ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो गया। फर्स्ट स्टेट बता रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, सेकेंड रिएक्शन में हीट निकल रहा है या फिर हीट देना पड़ रहा है, तो इसके बारे में यहाँ पे पता चल रहा है। तो इस तरीके से ये सेकेंड मेथड हुआ जिसमें हम लोग इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। एक एग्जांपल लिख देते हैं हीट रिएक्शन में लगने वाला, तो उसके लिए एग्जांपल है नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा और यहाँ पे इसमें ये रिएक्शन में हीट हमें देना पड़ेगा। इट मीन्स कि ये रिएक्शन कैसा है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है और इसमें हीट कितना देना पड़ेगा, तो उसको लिखने के लिए हम लोग रिएक्टेंट के साइड प्लस और यहाँ पे जो भी हीट देना पड़ा उसको लिख देंगे। या फिर इसका दूसरा भी तरीका है, प्रोडक्ट के तरफ हम लोग जो है और करके लिख देते हैं, प्रोडक्ट के तरफ माइनस साइन के साथ हीट को लिख देंगे। तो यहाँ पे हीट हमें देना पड़ रहा है तो रिएक्टेंट के साइड जो है प्लस साइन के साथ लिखेंगे या प्रोडक्ट के तरफ माइनस साइन के साथ लिखेंगे। तो इस तरीके से ये सेकेंड तरीका हुआ जिसमें जो है हम लोग इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब लास्ट मेथड है कि रिएक्शन किस कंडीशन पे हो रहा है। थर्ड, रिएक्शन का कंडीशन। रिएक्शन का कंडीशन का मतलब है टेम्परेचर, प्रेशर क्या है, कितने टेम्परेचर पे उसको रिएक्शन करा रहे हैं, कितना प्रेशर दे रहे हैं, तो उसके बारे में है। तो उसके लिए जो है हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं पोटेशियम क्लोरेट का। पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला KClO3 और यहाँ पे ये फॉर्म होगा KCl प्लस O2, ये बैलेंस करके लिखा हुआ है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसमें जो है पोटेशियम क्लोरेट सॉलिड स्टेट में रहेगा, ये गिवन रहेगा, ये भी सॉलिड रहेगा और यहाँ पे जो है ये गैस में रहेगा।
अब इसके बाद जो है यहाँ पे इस रिएक्शन को हम लोग हीट करेंगे। तो हीट कर रहे हैं इस रिएक्शन को, तो हमें इस एरो पे एक स्मॉल ट्रायंगल जिसको डेल्टा कहते हैं, डेल्टा का साइन डालना होगा। डेल्टा साइन इंडिकेट कर रहा है कि इस रिएक्शन को हम लोग हीट कर रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पे जो है इसमें एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना होगा। कैटलिस्ट को मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ पे रहेगा कैटलिस्ट के रूप में। तो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है ये कैटलिस्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे कैटलिस्ट एक वर्ड आया। कैटलिस्ट कहते हैं कि वैसा केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्शन में जाके रिएक्शन के रेट को फास्ट करेगा। अगर MnO2 नहीं डाला हुआ है तो यहाँ पे ये जो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है वो बहुत स्लो फॉर्मेशन होगा। तो इसको फास्ट करने के लिए हम लोग जो केमिकल सब्सटेंस यूज करेंगे उसे कैटलिस्ट कहेंगे। यानी कि रिएक्शन को फास्ट या स्लो करने के लिए जो केमिकल स्पेसीज डाला जाएगा उसको कैटलिस्ट कहेंगे। और इस रिएक्शन में कैटलिस्ट के रूप में जो है मैग्नीज ऑक्साइड है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन का कंडीशन था कि इसको हीट करना था, तो ट्रायंगल का साइन दे दिया यानी डेल्टा और कैटलिस्ट MnO2। तो यहाँ पे कैटलिस्ट समझने में किसी कोई प्रॉब्लम? ये कैटलिस्ट जो होगा वो रिएक्शन के रेट को फास्ट या स्लो करेगा। तो जो रिएक्शन का कंडीशन था उसको एरो के ऊपर हम लोग लिख देंगे। इस तरीके से हमें ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। और एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसी का। जैसे हम लोग जो है मिथेनॉल का फॉर्मेशन करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा के, तो रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे मिथेनॉल का फॉर्मेशन होगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये गैसियस स्टेट में, ये भी गैसियस, और ये लिक्विड स्टेट में रहेगा। अब इस रिएक्शन में जो है कंडीशंस, तो इसको 300 ATM पे हीट की 300 ATM प्रेशर पे और साथ में इसको हीट किया जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस पे। और इसमें भी कैटलिस्ट के रूप में जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड को लिया जाएगा। तो यहाँ रिएक्शन का जो भी कंडीशन था एरो के ऊपर लिख दिया गया। ATM पता होगा प्रेशर का यूनिट है, तो इस रिएक्शन में 300 ATM प्रेशर लेना है और टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड नहीं भी डालेंगे तो रिएक्शन होता रहेगा, लेकिन स्लो रिएक्शन होगा। रिएक्शन को फास्ट करने के लिए जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का मिक्सर डालेंगे और इस मिक्सर को यहाँ पे कैटलिस्ट कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है मोर इंफॉर्मेटिव बनेगा 3 तरीके से। तो 3 तरीका, पहला था स्टेट लिखने वाला, दूसरा था हीट का और तीसरा था उसका कंडीशन। तो इस तरीके से आपका केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। तो आप लोग जो है एस चांद के बुक से फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे और वो पार्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वहां पे केमिकल रिएक्शन के टाइप को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।